ये भारत के सबसे ताकतवर परिवार की कहानी है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आपके पिताजी ने जो पढ़ाई की, आपका साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट, दो अंग्रेजी परिधान है, दोनों अंग्रेजी के नाम है जिनका, मेयोनीज जो आजकल आपको मोमोज के साथ जगह जगह मिल जाती है, बर्थडे केक काटना, हैप्पी बर्थडे का के बर्थडे मनाना, ये सब कुछ हिंदुस्तान में एक परिवार लेकर आया। मांस की महक सूंघ ली थी, खाया भी नहीं था, सूंघ ली थी। जिस जमाने में सोना लोग कहते हैं 10 रुपए 20 रुपए तोला हुआ करता था, उस समय ये साल में लाखों रुपए कमाते थे। सरस्वती पूजा पे इतने फूल खरीद लिए थे कि उस शहर कलकत्ता शहर में फूलों की कमी हो गई थी, फूल नहीं मिल रहे थे और पैसा तौला जाता था। उन्होंने इतना क्रांतियां की हैं एक अकेले ने, जितना शायद मतलब कई पीढ़ियां लग जाएं करने में, जितना आप ना बदल पाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो दुनिया है वो बहुत सीमित होती है और उस दुनिया को अगर बड़ा बनाना है तो हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों की बातें हैं, दैनिक जागरण हिंदी है हम के सेक्शन में हम करते हैं और आज एक बहुत खास किताब के साथ में बात करने वाला हूँ जिस किताब का नाम है ठाकुरबाड़ी। रविंद्रनाथ टैगोर हिंदुस्तान के साहित्य में, हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर हैं और इनके बारे में लगातार बहुत सारी बातें होती रही हैं, इनके कुटुंबों के बारे में बात होती रही हैं और ये किताब उनके इसके बारे में लिखा हुआ है, ठाकुरबाड़ी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कुटुंब वृतांत। अनिमेष मुखर्जी ने किताब लिखी है। अनिमेष पत्रकार थे, अभी फिल्मों के लिए लिख रहे हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर, न्यूज़ 18, फर्स्ट पोस्ट से बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों के साथ काम किया है। तो अनिमेष से आज हम बात करेंगे इस किताब के बारे में। अनिमेष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मुझे सबसे पहले ये जानना है आपसे, चूंकि मेरा परिचय पुराना है और मैं जानता हूँ फर्रुखाबाद के हैं, पर मुखर्जी अपने आप बताता है कि आप मूल रूप से बंगाली हैं जी। एक तरफ तो खुला खेल फर्रुखाबादी है और दूसरी तरफ जब आप ये किताब लिखते हैं, क्योंकि आपके इससे पहले जब मैं आर्टिकल देखता था भोजन के ऊपर, यात्राओं के ऊपर काफ़ी रहते थे और फिर आप रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर लिखते हैं। मैं जीवन में जितने बंगालियों से मिला हूँ वो टैगोर को लेके बड़े ही पॉजिटिव हैं और उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये जो किताब है वो बंगाली होने का वो प्रेम था या टैगोर के कैरेक्टर में आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगा ये किताब लिखनी चाहिए? हाँ, देखिए, कहते लोग, कई लोग दोस्त बोलते थे कि क्योंकि मैं हिंदी में लिखता था, पढ़ता था, तो उनको लगता था कि मुझे बांग्ला नहीं आती है, आधा बंगाली बोलते थे। तो एक तरह से मैंने उनका जवाब दे के सबको शांत करा दिया। लेकिन अगर सीरियसली इसका जवाब दिया जाए तो लॉकडाउन के समय में, क्योंकि बंद थे और आपको पढ़ना है, तो मैंने कुछ शुरू ही किताब पढ़ना, इनकी कविताएं पढ़ना शुरू की, रविन्द्रनाथ टैगोर की। और एक किताब मुझे मिली अंग्रेजी की, स्ट्रे बर्ड्स। बड़ी कमाल की किताब है, अभी तक उसका अनुवाद हुआ नहीं है। तो मैंने एक लोगों को बोला, साहित्य से जुड़े हुए जो हैं या प्रकाशक हैं, कि इसको छापा जाना चाहिए, बड़ी अच्छी किताब है। तो उन्होंने मना किया, अगर कविताएं कोई नहीं पढ़ता है, रविन्द्रनाथ टैगोर की भी नहीं पढ़ता है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस बीच में एक दोस्त हैं राजस्थान में, राइटर हैं अनुराग भारद्वाज, उन्होंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर तो राजपूत थे। तो अब हिंदुस्तान में होता है ना कि जैसे ही किसी की आप जाति गलत बता देते तो आप तुरंत उसको करेक्ट करते हैं कि नहीं, ब्राह्मण थे। तो बोले ठाकुर क्यों लिखते थे, ठाकुर लिखते थे, टैगोर हो गया। इस सवाल के जवाब से शुरू हुआ, फिर मुझे लगा कि किताब लिखनी चाहिए। और ये किताब बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में नहीं है। किताब शुरू होती है 1757 से, और 1757, और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ है 1861। तो लगभग 103-4 साल की कहानी इस किताब में वो है जब रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा भी नहीं हुए। तो ये भारत के सबसे ताकतवर परिवार की कहानी है। ताकतवर इस तरह से कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आपके पिताजी ने जो पढ़ाई की, जो आपकी दिनचर्या, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके परिवार से जुड़ी हुई हैं। भारत का पहला बैंक, भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी, आपका साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट, दो अंग्रेजी परिधान है, दोनों अंग्रेजी के नाम है जिनका कोई हिंदी शब्द अभी तक नहीं बना है। जी। तो ये सारी चीज़ें, बर्थडे केक काटना, हैप्पी बर्थडे का के बर्थडे मनाना, ये सब कुछ हिंदुस्तान में एक परिवार लेकर आया। मेयोनीज जो आजकल आपको मोमोज के साथ जगह जगह मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, और मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि हिंदुस्तान में एक समस्या होती है कि हम नायकों को तस्वीर लगा के, माला टांग के और उनकी पूजा करने लगते हैं। वो क्यों इतने बड़े थे वो नहीं समझते हैं। तो मतलब बंगाली होने के नाते बोल सकता हूँ, अपने आसपास परिवार में मैंने देखा कि हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत महान थे, उनके जैसा महान आदमी नहीं हुआ, उनके बड़ा साहित्यकार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब आपको बंगालियों के पास भी ज़्यादातर के पास नहीं मिलेगा। तो फिर जब उसको डिकोड करना शुरू किया तो फिर लगा ये तो मतलब एक अपने आप में विषय है जिस पे लिखा जाना चाहिए।
लेकिन ये जो महानता की बात है, किताब को पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ध्वस्त भी होती हैं, बहुत सारे विचार ध्वस्त होते हैं, जिस पे मैं आऊँगा। कई सारे कैरेक्टर ग्रे शेड के कैरेक्टर्स में नजर आते हैं, तो मुझे लगता है सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं, इंक्लूडिंग रविन्द्रनाथ टैगोर, हर कोई ग्रे है। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग इस किताब में लगा कि सब कुछ ग्रे है। हालांकि अन्वेष ने जो एक बात कही थी कि उनके जन्म से भी पहले की कहानी है, तो आपको भारत के इतिहास का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सा हिस्सा इसमें मिलेगा। और उसी हिस्से में रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि राजपूत नहीं ब्राह्मण थे, उनको पिराली ब्राह्मण कहा जाता था। ये पिराली ब्राह्मण क्या चीज़ है? ये नई चीज़ हो गई है। हाँ, ये इकलौते हैं जिनका परिवार, इकलौता परिवार है जो पिराली ब्राह्मण जिनको कहा जाता है। तो ये धर्म से जुड़ी हुई एक है, जिसे पुराने ज़माने में एक मान्यता, धार्मिक मान्यता बहुत ज़्यादा थी कि समुद्र यात्रा कर ली तो आपका धर्म खत्म हो गया, ने कुछ और कर लिया तो धर्म खत्म हो गया। तो इनके परिवार के कई पीढ़ी पहले के पूर्वज थे, उन्होंने मांस की महक सूंघ ली थी, खाया भी नहीं था, सूंघ ली थी। तो उनको कहा गया कि घ्राणेन्द्र अर्ध भोजनम, घ्राणेन्द्र मतलब सूंघ लिया तो आधा भोजन हो गया, तो इसलिए आप धर्म से बाहर हो गए, मतलब आप ब्राह्मण हैं भी और नहीं भी हैं। पीराली मतलब पीर और अली, इससे बना हुआ है। तो अब जब आपसे शादी कोई नहीं करेगा, आपके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं रखेगा, तो आप ब्राह्मण होके भी क्या करेंगे। तो इन लोगों ने एक अपनी कम्युनिटी बनाई। पढ़ने लिखने में इनके परिवार में हमेशा से मतलब बहुत एडवांस रहा और भाषाओं पे बहुत कमांड रही। तो भारत में जब यूरोपीय कॉलोनियाँ आई तो उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए थे जो एक से ज़्यादा भाषाएं जानते हो, आपस में सारा काम करवा सके एक भाषा से दूसरी भाषा का। तो इसमें इन लोग को संपर्क हुआ इनका फ्रेंच के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अलग अलग लोगों के साथ, और उनका काम करना जब शुरू किया तो इन लोगों को बनिया कहा जाता था। बनिया मतलब कास्ट वाला जो बनिया है वो नहीं, बनिया मतलब जो इनका व्यापार संभाले। तो वहाँ से धीरे धीरे ये आए, और अपना जो पिराली ब्राह्मण होना छिपाने की बात थी उसके लिए ये अपने आप को ठाकुर कहते थे। बांग्ला में ठाकुर मतलब होता है पंडित, जैसे पंडित जी कहते हैं तो ठाकुर मशाई कहते हैं। तो वो ठाकुर कहने लगे अपने आप को कि हम पंडित हैं, कौन से वाले ये नहीं बताते थे। तो वहाँ से वो ठाकुर से टैगोर बना और फिर वो टैगोर ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। अच्छा, ठाकुर जो शब्द है ये कृष्ण भगवान के लिए भी यूज किया जाता है काफी। ठाकुर जी जैसे बोलते हैं जी। तो क्या ऐसा कुछ था कि इनका कृष्ण के प्रति ये वैष्णव थे शुरुआत। अच्छा, वैष्णव ब्राह्मण थे तो ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो ठाकुर मशाई, वहां से ठाकुर हो गए। वैसे आपकी बात से मुझे लगा कल को मैं बड़ा राइटर हो गया और कोई कहेगा कि नवीन चौधरी जाट था, तो तब तो कोई बताएगा कि नहीं वो ब्राह्मण था, और मेरी खोजबीन हो जाएगी। अच्छा, एक चीज जो समाज में हमेशा है, समाज चूंकि ये जब बात हुई कि ये पिराली ब्राह्मण हो गए, सिर्फ वो सूंघने से इनको मुसलमान मान लिया, इनका बॉयकॉट होता है। फिर पैसे का महत्व आपने बहुत शानदार दिखाया। गुरुदेव ने बाद में कहा था पैसा खुदा से कम नहीं, पर ये 1700 ईस्वी से वो नजर आना शुरू होता है। पैसे की वजह से इनकी स्वीकार्यता बढ़ी। फिर मैं आगे देखता हूँ जब टैगोर के पिता हैं, टैगोर खुद हैं, उस समय भी बीच बीच में इनकी स्वीकार्यता कम होती है। इनके ऊपर बार बार सवाल बीच में उठ जाते हैं कि अरे ये तो धर्म विमुख लोग हैं। फिर उनकी स्वीकार्यता बन जाती है। तो ये बार बार स्वीकार्यता होना न होना, ये किस तरह से चल रहा था? मतलब कब? एक चीज जो हिंदुस्तान में या दुनिया में ज्यादातर जगह लोगों को रोकती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर लोगों को बहुत कुछ करने से रोकता है। तो इनके साथ जब वो डर खत्म हो गया, आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, अब तय हो गया कि अब आपको समाज में कुछ भी कर लीजिए नहीं लिया जाएगा, और आपके पास प्रतिभा है, तो आपने उस प्रतिभा को इस्तेमाल करना शुरू किया और बहुत सारा पैसा कमाया। जब हम बहुत सारे की बात कर रहे हैं, तो जिस जमाने में सोना लोग कहते हैं 10 रुपए 20 रुपए तोला हुआ करता था, उस समय ये साल में लाखों रुपए कमाते थे। और कालिया फिल्म में मेरे ख्याल से वो सीन है कि शहर के फूल खत्म हो गए हैं क्योंकि उन्होंने खरीदे। तो ये इनके पिताजी के साथ सच में हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने सरस्वती पूजा पे, हालांकि वो दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग था, सरस्वती पूजा पे इतने फूल खरीद लिए थे कि उस शहर, कलकत्ता शहर में फूलों की कमी हो गई थी, फूल नहीं मिल रहे थे और पैसा तौला जाता था। तो जब इतना पैसा आता है तो दोनों चीजें होती है, एक तो स्वीकार्यता भी बढ़ेगी और लोग जलेंगे भी और उसके लिए उसको लेके वो भी करेंगे। फिर बीच में ये भी होता है, पैसा आता है तो स्कैम होता है। तो कई सारे इनके परिवार के साथ जुड़े हुए स्कैम भी हैं हुए इनकी पिछली पीढ़ियों के, जिनकी वजह से नाम हुआ। फिर शुरुआत में मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा के समय तक ये परिवार ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी खास रहा, और उसके बाद बदलना शुरू हुआ जब 1857 का संग्राम शुरू हुआ। तब से इनकी जो धारा थी वो बदली और ये स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ना शुरू हुए और बंगाल के विभाजन तक आते पूरी तरह से जुड़ गए। तो दोनों पक्षों से वो चलता रहता था। एक तरफ अंग्रेज इनको कभी पसंद करते थे तो क्रांतिकारी या जो उससे पहले के जो जमींदारों के शोषित लोग थे नील की खेती के समय, वो इनका विरोध करते थे। जब ये इस तरफ हो गए तो पुलिस ने मतलब लोगों को एक फैक्ट किया जा सकता है क्लियर कि लोगों को लगता है कि टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में कितना योगदान है। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो इनको वांटेड की लिस्ट में डाला गया था। इनके
एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से, और बंगाल का जितना भी क्रांतिकारी आंदोलन है वो इस परिवार ने फंड किया। तो अलग अलग तरह से स्वीकारता रही। फिर परंपराएं बहुत सारी तोड़ी, इंटरकास्ट शादियां हुई, जितना भी आप कपड़ों का देखते हैं, कपड़े खासतौर से औरतों के कपड़े, वो बहुत ज़्यादा चेंज किया इस परिवार ने, और इस तरह की बहुत पढ़ाया लिखाया, इस सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे समय समय विद्रोह हुए हैं। और अगेन ग्रे शेड भी रहा, एक तरफ आप कुछ परंपराएं तोड़ रहे हैं, कुछ जगहों पर बहुत परंपरावादी हो जा रहे हैं कि आप बाल विवाह करवा दे रहे हैं अपने बच्चों का, विधवा विवाह के लिए रोक दे रहे हैं, और पब्लिकली आप इन चीज़ों को फंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पर अपने घर में नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और यही इंटरेस्टिंग है जब आप लोगों को लोगों की तरह देखते हैं। बिल्कुल। एक जो इनकी परिवार की पूरी कहानी अगर हम शुरू करते हैं तो अंग्रेजों के साथ शुरू हुई, एक तरह से इनका उत्थान अंग्रेजों के साथ शुरू हुआ है, लेकिन फिर ये भी देख रहे हैं कि वांटेड की लिस्ट में आ रहे हैं। तो ये जो विचार का परिवर्तन था, ये टैगोर के समय से, रविन्द्रनाथ टैगोर के समय से शुरू हुआ या उनके पिता के समय से ही होना शुरू हो चुका था? पिता के समय से शुरू हुआ है। मतलब और कारण क्या था उसका? कारण ये था कि जिन लोगों का शोषण हो रहा था वो एक बड़ा कारण था। जो आप जमींदारी से जो पैसा आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं उस पैसे में शोषण शामिल था। नील के किसानों का, नमक का, जो हमने बाकी अन्य जगह कहानियों में पढ़ा कि नील के किसानों पे अत्याचार हो रहा है, तो जाहिर सी बात जमींदार हैं तो आप भी उसी लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन देवेंद्रनाथ के समय से शुरू हुआ। सबसे बड़ा जो प्रभाव डाला वो ज्ञानदानंदिनी देवी ने डाला, और मुझे लगता है कि मतलब इस किताब को लिखने के बाद और उनके बारे में पढ़ने का लगा कि वो सबसे भारतीय इतिहास के सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से एक है। उन्होंने इतना क्रांतियां की हैं एक अकेले ने, जितना शायद मतलब कई पीढ़ियां लग जाएं करने में, जितना आप ना बदल पाए। और उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने 1880 में एक आर्टिकल लिखा कि भारत में एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो राजनीतिक रूप से लोगों को जागृत करे और अंग्रेजों से राजनीति की भाषा में बात करे। और कांग्रेस की स्थापना उसके कई साल बाद हुई है। और इसी तरह से स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के शुरू करने से पहले सरला देवी ने पूरा एक स्टोर खोला था कलकत्ता में, लोग भंडार बोलते थे, मतलब लक्ष्मी का भंडार, मेरे ख्याल से बो बाजार में, जहां पर स्वदेशी सामान मिलता था। तो ये काफी पहले से एक्टिव रहा, और इसमें जो चेंज आया है ये ज्यादा बड़ा चेंज महिलाओं की वजह से, पुरुषों का कम योगदान है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैराडॉक्स है, क्योंकि एजुकेशन की बात उनकी महिलाओं की एजुकेशन की हुई है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं बाल विवाह, खुद टैगोर ने भी, गुरुदेव ने भी अपनी बेटी का बाल विवाह किया। अच्छा, ज्ञानदानंदिनी की आपने बात की, ये कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, एक्चुअली आप जो कह रहे हैं मैं पहली बार इनका नाम यही सुना। तो मैं बताऊं कि ये जो ब्लाउज और पेटकोट की बात कर रहे हैं अनिमेश, वो ज्ञानदानंदिनी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, ज्ञानदानंदिनी नहीं होती अगर इस परिवार में, क्योंकि महिला पात्रों का भी बहुत इंटरेस्टिंग सा इस पूरे परिवार के बनने में योग है, पर पूरा पढ़ते हुए मुझे लगा कि ज्ञानदानंदिनी अगर न होती तो ये परिवार जैसा है वैसा परिवार न होता, इतना प्रगतिशील परिवार न नजर आता। आपसे सहमत हैं? आपकी रिसर्च हाँ, में बिल्कुल इससे सहमत है। मतलब ज्ञानदा के बाद बहुत सारी क्रांतियां हुई, और लेकिन ज्ञानदा ने जिस लेवल पर किया, कहते हैं ना, आप पूरा सिस्टम आप मतलब खत्म कर देते हैं, कुछ आपके पास विरोध करने के लिए कुछ बचा ही नहीं सामने वाले के पास, वो वाली स्थिति थी कि वन साइडेड उन्होंने कि न्यूक्लियर फैमिली शुरू कर दी कि ठीक है, सास ससुर और इनको पसंद नहीं है कि बिना घूंघट के, बिना पर्दे के औरतें रहें, तो ठीक है, आप अलग रहना शुरू कर दिया। ये पहला माना जाता है कॉन्सेप्ट, पहली बार हिंदुस्तान में हुआ जी। तो ये है एक, मतलब आप कल्पना करके देखिए, एक औरत गाड़ी से उतरी है बग्घी से और चलती चली आ रही बिना घूंघट, और जो लोग देख रहे हैं वो आंखें बंद करके रो रहे हैं कि हमको अब नरक जाना पड़ेगा कि हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है किताब में, मैं देखता हूँ, अगर वो मुझे मिलता है, नहीं तो मैं अनिमेश से ही इसको पूछूंगा कि क्योंकि ज्ञानदानंदिनी ने जो किया उसका प्रभाव काफ़ी हद तक जो है इनके पिता की सोच पर भी आया। ये हिस्सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ठाकुर बाड़ी के अंदर हवा का रुख किस तरह बदल रहा था, इसे कुछ ऐसे समझिए। एक रोज दुर्गा पूजा के विसर्जन पर स्वर्ण कुमारी अपनी साथी महिलाओं के साथ छत पर चली गई। इन सब ने वहां से विसर्जन देखा। पड़ोस के एक सज्जन देवेंद्रनाथ के पास खेद प्रकट करने आए कि उनकी नज़र गलती से टैगोर परिवार की बहु बेटियों पर पड़ गई थी, लेकिन खेद प्रकट करने से ज़्यादा उन्होंने यह चिंता जताई कि लड़कियों को छत पर नहीं जाना चाहिए। जिन देवेंद्रनाथ ने ज्ञानदा को घर के मुख्य दरवाजे से नहीं जाने दिया था कि चार लोग क्या कहेंगे, वो इस बार अपने परिवार की महिलाओं के समर्थन में आए और पड़ोसी को क्या ज़माना आ गया है, लड़कियों के साथ साथ इनके बड़े बूढ़े भी की चिंता के साथ वापस जाना पड़ा। तो उस समय जो है देवेंद्रनाथ जो है वो
उसी सोच के साथ थे जो ज्ञानदा नंदिनी की सोच थी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे नजर आया, और इसकी वजह से मुझे, आपको कभी लगता है ज्ञानदा नंदिनी के ऊपर अलग से किताब होनी चाहिए? मुझे लगता है इनके ऊपर सीरीज बननी चाहिए। पूरी किताब में उतना मजा नहीं आएगा, वो देखने वाली चीज है। अच्छा, मैं इनके परिवार की और महिलाओं पे भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक सवाल जो मैं शुरू में ही पूछना चाह रहा था, और ये बचपन से एक शब्द मैं सुनता रहा हूँ, रविंद्र संगीत। और हर बंगाली परिवार में यह सीखना होता है जी। अच्छा, मैं आज तक संकोच में किसी से पूछ नहीं पाया कि क्या है, उनकी कविताएं हैं, उनके लिखे गीत हैं, या कोई म्यूजिक है जो उन्होंने डेवलप किया, क्या है? नहीं, ये म्यूजिक है एक तरह का जो इन्होंने डेवलप किया। तो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार में संगीत अगेन कई पीढ़ियों से था, और कई लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जैसे इनके परिवार में शौर्येंद्र मोहन टैगोर हुए, हरिंद्र मोहन, इनसे 4-5 पीढ़ी पहले, या वाजिद अली शाह जब लखनऊ चले गए तो उन्होंने कईयों को सम्मानित किया। संगीत बहुत प्रोमिनेंट एक चीज थी इनके परिवार में। तो पियानो, वायलिन, इसको क्लासिकल म्यूजिक के साथ मिला के जिस तरह का लाइट, कुछ फोक मिलाकर, जिस तरह का लाइट बॉलीवुड म्यूजिक शुरुआती होता था, उस तरह की धुनें बहुत सारी जो लोग बनाते थे, कंपोज करते थे। रविंद्रनाथ ने उनको करीब 2,500-3 हज़ार, मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही से पता है, धुनें बनाई। उन धुनों में क्या कहते हैं, म्यूजिक अरेंजमेंट भी है, उनमें लिरिक्स भी हैं, कंप्लीट एक वो है। और वो एक तरह की शैली है जिसको बाद में मतलब इकट्ठा किया इनके परिवार में और महिलाओं ने और लोगों ने, इनकी बात की पीढ़ियों ने, और उसको रविंद्र संगीत कहा जाता है। तो बहुत सारे फिल्मी गाने जो आप सुनते हैं हिंदुस्तान के, वो बहुत सारे रविंद्र संगीत पर बेस्ड है। जैसे आपका एक गाना है तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ये रविंद्र संगीत का एक गाना है, उसकी नकल है। उस समय पर कॉपीराइट था तो बड़ा विवाद भी हुआ था। या छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बचपन के ये दिन भुलाना देना, ये बहुत सारे गाने हैं। ये सारा अगर आप सुन रहे हैं तो ये रविंद्र संगीत सुन रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव को जो है, बाकी सभी चीज़ों पे मैं फिर आऊँगा, उनके साहित्य की, जब संगीत की बात हुई साहित्य पे आते हैं। साहित्य की वजह से हम उनको जानते हैं, असल जो पहचान रही वो साहित्य की वजह से रही। नोबेल मिला, ये सबसे बड़ा जो है सम्मान देश के लिए, परिवार के लिए, पूरे बंगाल के लिए था। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ट्रांसलेशन हुआ तो नोबेल मिला, उसी के आधार पर मिल रहा है। अगर ट्रांसलेशन ना होता और जिस तरह के इनके संबंध थे, इनके परिवार के संबंध विदेश में भी काफ़ी अच्छे रहे हैं लगातार, तो ये, और आजकल जब अवार्ड की बात होती है तो अवार्ड में तो हमेशा ये माना जाता है कहीं ना कहीं वो संबंध काम आते हैं। तो क्या अगर रविन्द्रनाथ टैगोर का इंग्लिश में ट्रांसलेट ना हुआ होता तो क्या देश में आज जितने बड़े साहित्यकार वो हैं वो होते? एक सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि हम एक बार विवाद को छोड़ देते हैं कि कोई विवाद नहीं, जो था साहित्य, उस साहित्य में ऐसा क्या विशेष है जो हमारे को फिर उसी समय में, उसी देश में शरद चंद्र या बंकिम चंद्र चटर्जी या प्रेमचंद में नजर नहीं आता? अगर मतलब इस सवाल में 3-4 सवाल जी हो जाएंगे, तो अगर सिलसिलेवार जवाब दिया जाए तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हाँ, इनके काफी संबंध थे, और यीट्स ने इनका अनुवाद किया था गीतांजलि का। अगर वो अनुवाद नहीं करते, इतना बड़ा कवि उनका अंग्रेजी का अनुवाद नहीं करता, और ये खुद भी अच्छी अंग्रेजी और वो सब कुछ कर सकते थे, तो वो नहीं होता तो शायद नहीं करता। और बहुत सारे हिंदुस्तान में राइटर, बहुत सारे कवि, बहुत सारे उपन्यासकार हुए हैं शायद जिनका समय पर अनुवाद होता तो, और समय पर पहुंचती तो उनको मिलता। वो एक अलग विषय हो गया कि उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिला। दूसरा सवाल ये है कि क्या नोबेल पुरस्कार के लायक काम था? तो मेरा मानना है कि था। उसके 2-3 कारण हैं। तो पहला, एक जो कंट्रोवर्सी होती है कि उन्होंने जॉर्ज पंचम की स्तुति में जनगणमन लिखा, इसलिए तो इस बात के पर्याप्त फैक्ट हैं कि जॉर्ज पंचम की स्तुति में वो नहीं लिखा गया था जनगणमन पूरा। अगर आप पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा, और वो नहीं पहले ही लिखा जा चुका था। दूसरा, मुझे एक याद है, मैं रोकूंगा, मुझे याद है कि वो बचपन में कहीं तो मैंने सुना था कि वो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वो इनके लिए लिखा गया, और जय है इनके लिए कहा गया था। हाँ। तो ऐसी आपने जब कहा है, मतलब उन लोगों के कहने का एक तर्क था, तो आप जब कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रगान उनके लिए नहीं था, तो आपका क्या तर्क है? क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ेंगे, हम पहला अंतरा ही पढ़ते हैं, पहली चीज तो ये है कि, तो वो होता है कि उतना ही पढ़ के आप राय बना लेते हैं। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि हे चिरसारथी तव रथ चक्रे युग युग विद यात्री तव शंख ध्वनि बाजे द्वारण विप्लव माजे, पूरा वो महाभारत का वर्णन है। तो अगर आप पूरा गीत पढ़ें तो आपको समझ में आता है कि जो जनगणमन अधिनायक की बात हो रही है वो कृष्ण की बात है, अगर आप सारे पैराग्राफ उसके पढ़ें तो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सबसे जो हास्यास्पद चीज मुझे लगती है कि वो कहा था आपने जॉर्ज पंचम की स्तुति की और आपको नोबेल मिल गया। नोबेल मिलता है स्कैंडिनेवियन कंट्री, क्या नाम है उसका, स्वीडन के,
स्वीडन के एक ट्रस्ट से मिलता है, जिसका इंग्लैंड के राजा से कोई लेना देना नहीं है। दो अलग अलग देश हैं, ज्योग्राफिकली अलग हैं। और इसके अलावा वो पहले लिखा जा चुका था। पहली धुन जो वंदे मातरम की जिस धुन को हम गाते हैं, जो पहले 2 पैराग्राफ जो हम गाते हैं, वो भी इन्हीं की कंपोज की हुई है। तो दोनों ही इनके हैं। जो लोग ये करते हैं कि हम जनगण मन को छोड़ के वंदे मातरम को होना चाहिए, तो कंपोजिशन मतलब वो आनंद मठ में एक कविता के तौर पे गीत था, जिसको म्यूजिक देकर बनाने का काम इन्होंने किया। तो आप ये कान पकड़िए, वो कान पकड़िए, दोनों आपको एक ही जगह लेके जाएंगे। अब वापस आते हैं उसी बात पे कि नोबेल मिलना चाहिए नहीं। तो एक किताब की रिसर्च के दौरान मुझे एक चीज पता चली। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी शिंडलर्स लिस्ट, जो होलोकास्ट के ऊपर है। तो शिंडलर्स लिस्ट में आपने देखा होगा, जिन लोगों ने देखी नहीं देखी देखनी चाहिए वो फिल्म, कि यहूदियों के साथ वो होलोकास्ट में हिटलर ने बहुत सारे लोगों को कैंप में बंद करके रखा, उनको अलग अलग तरीकों से मार डाला गया। तो वहां पर जो बच्चे बंद थे, उनको बहलाए रखने के लिए यहूदी जो थे वो एक नाटक किया करते थे, जिसका नाम था पोस्ट ऑफिस। वो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाटक था। अच्छा। तो जब उनको पता था कि ये बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, तो तो वो आदमी किसी के कहने पर, किसी की प्रशंसा में, किसी उसमें नहीं चुनेगा जो ऐसी सिचुएशन में बंद है। वो वही चुनेगा जो उसको अच्छा लगेगा। दूसरी चीज जो किताब के दौरान ही पता चली, जो लैटिन अमेरिकन या जापान में, या जहां पर जो भी अश्वेत समुदाय हैं दुनिया भर के, उनमें टैगोर की मान्यता बहुत ज्यादा है। वो मानते हैं कि ये पहला अश्वेत व्यक्ति था जिसने, अश्वेत से मेरा मतलब है नॉन वाइट, जिसने यूरोपीय साहित्यकारों की जो मोनोपोली बनी हुई थी कि आप शेक्सपियर से लेके सब कुछ, जो भी कुछ है वो वाइट ब्रिटिश अंग्रेजी लिखने वाले साहित्यकार ही, उसके अलावा सब, वो तोड़ दी। तो लैटिन अमेरिका में, ब्राजील में कई एक जगह, मतलब एक शहर है वहां पर, मुझे नाम नहीं याद उसका, जहां पर वो कुछ घंटों के लिए रुके थे। वहां पर उन्होंने एक मेमोरियल और एक स्कूल बना रखा है उस जगह पर, कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ घंटों के लिए रुके हुए थे। और वो उसका तर्क उनका वही है कि अगर वो नहीं होते तो मार्केज या पाउलो कोएल्हो जैसे लेखक, जिन्होंने स्पेनिश में, पोर्चुगीज में जो साहित्य रचा, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद करके, मतलब आज भी आप देखिए कितना मुश्किल है कि हिंदी में हम कुछ लिखें जो अंग्रेजी में अनुवाद हो और वो दुनिया में पॉपुलर हो। तो उस लिहाज से रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़ा। फिर बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे ऑड्रे हेपबर्न जो रोमन हॉलिडे और ब्रेकफास्ट एट टिफनी जैसी हॉलीवुड लेजेंड बनी थी, वो जब मरी हैं तो उनके मरने पर जो ऑब्ituary पढ़ी गई है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता अंग्रेजी में, उन्होंने ये प्रॉपर विल की थी कि इसको पढ़ा जाए। होता है ना कि हम लोगों के लिए कई बार घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। तो टैगोर के साथ ऐसा ही रहा है। हाँ। अच्छा, आपने वंदे मातरम की बात की, तो चटर्जी जो थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिस समय वो सुपरस्टार थे और रविन्द्रनाथ टैगोर किशोर थे, कोई इम्पैक्ट आपको नजर आता है कि चटर्जी का इम्पैक्ट, क्योंकि साहित्यकार हमेशा दूसरे साहित्यकार से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, असर नजर आता है इनके ऊपर? हाँ, बिल्कुल नजर आता है। हालांकि बंकिम चंद्र और इनके में जो बड़ा अंतर है वो है नेशनलिज्म वाला। रविन्द्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म बहुत डिफाइंड है कि वो नेशनलिज्म एक तरह से एंटी नेशनलिज्म है, कि जहाँ सीमाएं ना हो, जहाँ सब बराबरी से रहे, वो एक अंतर नजर आता है, लेकिन असर बहुत ज्यादा है। और बंकिम चंद्र जैसी ख्याति, मतलब रविन्द्रनाथ ने शायद कहीं कहा भी है कि उनको ऐसी ख्याति मिल सके शुरुआती समय में, तो वो स्टारडम नहीं लोगों ने मैच किया होगा, जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक लेखक इतना लोकप्रिय हो सकता है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी से ऐसा कोई नहीं है जो, और वो प्रभाव ही है ना जो उन्होंने उनका गीत लेकर जिसको कंपोज किया, वंदे मातरम को जिस रूप में हम गाते हैं, लगभग उसी रूप में बना। अच्छा, साहित्यकार जो होते हैं, आप हम दोनों साहित्य से जुड़े, साहित्यकार जलते बहुत हैं एक दूसरे से। टैगोर के परिवार में उनकी बहन स्वर्णलता इनसे बड़ी थी, छोटी थी? बड़ी थी। तो उनका जो है, पहली, आपने लिखा है कि वो पहली महिला बेस्ट सेलर है। पहली महिला बेस्ट सेलर है। लेकिन स्वर्णलता का नाम कम से कम मैं आपकी किताब के माध्यम से ही जान पाया, हो सकता है जो सुधीजन है उनको पता हो, लेकिन मेरे आसपास शायद बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी। और स्वर्णलता के लिए एक जगह पर कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिखते हैं कि उसमें मुझे लगता है कि औसत दर्जे की प्रतिभा। हाँ, तो ये इन दोनों भाई बहनों का आपसी संबंध साहित्य से पहले और साहित्य के बाद, और वो किस तरह का रहा है? स्वर्णलता, मतलब ज्ञानदा और स्वर्णलता बहुत क्लोज थे जी। मतलब ऐसे हम लोग मान के चलते हैं ननद और भाभी आपस में ज्यादा पढ़ती नहीं है, क्लीशे बना रखा है, लेकिन ये दोनों बहुत क्लोज थे। दोनों ने बहुत सारी चीजें की और स्वर्णलता ने लिखने पढ़ने का काम बहुत ज्यादा किया। स्वर्णलता को अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की ही बात करें, उन्होंने औसत दर्जे का उपन्यासकार कहा है।
तो औसत दर्जे का उपन्यासकार एक सेंस में माना जा सकता है कि उनके पैरेलल जितने भी बाकी उपन्यासकार हैं बांग्ला के, चाहे वो शरद चंद्र हो, चाहे वो बंकिम चंद्र हो, चाहे वो खुद रविन्द्रनाथ हो, उन सब की किताबें आप अभी भी पढ़ते हैं, उनका नाम अभी भी है, उनकी कहानियां अभी भी चल रही हैं। स्वर्णलता की जो उपन्यास उस जमाने में बेस्ट सेलर हुए, उनकी शेल्फ लाइफ उतनी लंबी नहीं थी। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात अपनी जगह सही लगती है, लेकिन स्वर्णलता ने बहुत सारी चीजें की हैं और नो डाउट वो पहली बेस्ट सेलर थी और बहुत उनकी किताबें बिकी हैं। दूसरी चीज जो स्वर्णलता के साथ है कि उन्होंने साइंस की टेक्स्ट बुक ट्रांसलेशन का बहुत सारा ऐसा काम किया है जो खुद रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं कर पाए। तो अगर आप संपूर्ण रूप से एक लेखक को देखें, उपन्यास सिर्फ एक विधा नहीं है, तो स्वर्णलता बहुत प्रतिभाशाली है और आलोचना भी बहुत की है उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की भी, खुद भी। और जैसे एक शब्द है ज्वालामुखी हिंदी का जी, ये स्वर्णलता का इजाद किया हुआ शब्द है। तो उनका था कि पहले जो संस्कृत के शब्द थे अग्निगिरिकर, इससे इमेज नहीं बनती है। आप ये शब्द बोलते हैं आपके दिमाग में चित्र नहीं बन रहा है, जब आप ज्वालामुखी कहते हैं तो चित्र, तो वो लॉजिक बहुत डिफाइंड लॉजिक लगता है कि एक व्यक्ति ने इस तरह से सोचा, एक महिला ने, कि इस शब्द बदल देना चाहिए। तो उस तरह का बहुत सारा काम है उनका। एक आपने इसमें और जगह पे लिखा था कि उन्होंने बंगाली रेनेसा के टाइम जो है उन्होंने बहुत लोगों पे सवाल उठाए जो, तो मैं दोनों चीज जानना चाह रहा था। बंगाली रेनेसा हाउ डू यू डिफाइन, और दूसरा सवाल क्या थे, क्योंकि वो सवाल मुझे इसमें नहीं मिले किताब में जी। सवाल उन्होंने जो बंगाली रेनेसा, पूरे रेनेसा पे ही सवाल उठाया, मतलब ऐसा, मतलब अलग से क्वेश्चन नहीं, पूरे उस अच्छा हाँ, जिसको बंगाली बहुत इज्जत से वो कहते हैं कि हमने सती प्रथा का अंत करवाया, विधवा विवाह शुरू किया। स्वर्णलता का तर्क था कि एम्पावरमेंट का मतलब शादी करवाना नहीं होता, आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह शादी करवा दे रहे हैं। आपको एम्पावर करना है, उनको कमाने भेजिए, उनको नौकरी करवाइए, उनके हाथ में पैसा दीजिए, वो डिसीजन ले सके। ये पूरा सवाल था जो उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राममोहन राय सबके ऊपर उठाया। तो ये पूरा एक सवाल था। तो एक आर्थिक स्वतंत्रता जो है महिला की, इसका विचार भी हम कह सकते हैं स्वर्णलता ने, उन्होंने सबसे पहले सखी समिति शुरू की और कई तरीके से शुरू किया, जो अब हम लोग देखते हैं कि एनजीओ जैसा जो सिस्टम है उस तरह की उन्होंने शुरू करने की कोशिश की, लेकिन बहुत, तो क्योंकि समय से आगे की चीज थी तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन उन्होंने शुरू किया कि बुनाई और इस तरह की चीजें, हस्तशिल्प के जरिए आप उनको पैसा दें। तो उनका था कि अगर कोई खराब कंडीशन में आप शादी करा देना इलाज नहीं है जी, जो उस समय पे शायद लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, एजुकेशन की बात बार बार आई। देवेंद्रनाथ जी ने भी हिंदू कॉलेज को लेके काफ़ी चीज़ें देखी, फिर खुद गुरुदेव ने शांति निकेतन की स्थापना की। अब यहाँ मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है, और वो कोई इससे आहत ना हो, ये मेरा सवाल पूछना मेरा हक है, तो मैं संदेह भी करूँगा। जब हम इनकी हिस्ट्री पूरी देखते हैं तो एक बिजनेस माइंडेड फैमिली है पूरी। इन्होंने जो किया, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप नील की खेती भी कहते हैं जिसमें ये विरोध में अंग्रेजों के आए थे, तो उसमें भी दिखता है कि अपना बिजनेस का जब नुकसान हो रहा है तो आप देश की तरफ हैं। ये जो एजुकेशन सिस्टम है देश का आज की तारीख में सबसे बड़ा बिजनेस एरिया है, तो ये जब शिक्षा को बदलना था, ये नेचुरल एक थॉट प्रोसेस था कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, लोग चेंज हो, या इनको लगा कि एक नए टाइप की एजुकेशन सिस्टम को हम डेवलप करेंगे और वो एक नया बिजनेस मॉडल खड़ा हो जाएगा? तो एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो दो हिस्से कर सकते हैं। एक है देवेंद्रनाथ से पहले का, द्वारकानाथ टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा तक का हिस्सा। उस समय तक इन लोगों ने काफ़ी सारा काम किया एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, लेकिन उसमें शिक्षा माफिया जैसी कोई चीज़ नहीं थी। भाषाएं अपनी, जैसे बांग्ला को ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल करवाना, इसके अलावा क्या कहते हैं, अलग अलग भाषाएं सिखाना। साइंस, जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई वो क्या कहते हैं इसलिए हुई कि साइंस और इन सब की लिटरेचर, जो वर्ल्ड है लिटरेचर, उसकी पढ़ाई की जा सके हिंदुस्तान में। उस समय तक अगली पीढ़ियों को आप तैयार करने के लिए, क्योंकि इनका सारा पैसा, सब कुछ भाषा, साहित्य, इस सब से ही इतनी समृद्धि आई है। तो उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, वो था रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन का आइडिया है। जहाँ तक मेरी समझ है, वो उनके पिताजी का सपना लगता है कि उन्होंने एक बीज डाला जिसको उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ा बनाया। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने, जो उनका घर का कॉलेज कह सकते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो उनके परिवार के लोगों ने स्थापित किया, उसमें ट्रस्टी थे इन लोगों ने, उसमें एक दिन पढ़ने गए, दोबारा पढ़ने नहीं गए। एक और घटना मिलती है कि इनके पिताजी ने देखा कि जो टीचर है नर्सरी की, इनकी बच्चियों को, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर की बहनों को और भाभियों को ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रही है और कह रही स्लेट में कॉपी करो। उन्होंने टीचर को भगा दिया कि ये रटने वाला तरीका, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। और जो जगह है भोरना का, जिसको बोलते हैं बोलपुर,
यहाँ पर अब शांति निकेतन है, वो जगह भी इन्होंने ही खरीदी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी ने। और वो जो उनके समय में शुरू हो गया, लेकिन ज़्यादा देख नहीं पाए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब स्कूल शुरू किया तो लोग हंसे भी कि जो आदमी जीवन में खुद कभी स्कूल नहीं गया, एक दिन जाने के बाद दोबारा नहीं गया, वो स्कूल बनाना चाहता है। और एक पूरा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया जहां पर अलग अलग तरह से सीखना सिखाना। अच्छी बात यह है कि उसने बहुत सारे एलुमिनाई ऐसे दिए, अगर आप शांति निकेतन से पढ़े हुए लोगों की लिस्ट निकालेंगे, बहुत सारे सफल लोग हैं। साइंस पे बहुत ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर पे बहुत ध्यान दिया गया। और जो लोग उस बात से बहुत खार खा जाते थे उनकी, जो क्रांति करने की बात करते थे कि हम ये कर देंगे, लेफ्ट की अगर बात करें, प्रो लेफ्ट जो विचारधारा के लोग आते थे, उनको कहते गांव में जाओ, खेती करो और किसानों की मदद करो। तो इसलिए बाद में लेफ्ट वालों ने शायद रविन्द्रनाथ टैगोर को उतना स्पेस नहीं दिया कि क्रांति की बातें करना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्रांति करने से। तो पूरा जो स्कूल का सिस्टम है वो इसीलिए है कि वो सिस्टम बनाना चाहते थे नया, और शायद किस पे कभी काम हो, वो एक पूरा उनका एक मॉडल है स्कूल का कि कैसे उसको सेल्फ सस्टेनेबल और सस्ती एजुकेशन और क्रिएटिव एजुकेशन, उस पर स्टडी अलग से शायद होनी चाहिए, जिसपे कभी टैगोर के उस काम पे कभी बात नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ जो उसमें, चूंकि मैं बिजनेस की बात कर रहा था, तो आप बता रहे थे कि इनके पिता, मतलब दादा और पिता के बीच में मतभेद था, तो बिजनेस वाला थॉट प्रोसेस दादा का था। हाँ, दादा जो देवेंद्रनाथ टैगोर बहुत ही श्रूड बिजनेसमैन थे जी, और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि जब वो लंदन पहुंचे तो क्वीन विक्टोरिया ने उनको डिनर पे, अपने प्राइवेट डिनर पे बुलाया, और उनकी वहां पर डेथ हो गई अगली ट्रिप में। तो जो शाही सम्मान होता है राजकीय ब्रिटेन का, उससे उनकी अंत्येष्टि करवाई खुद महारानी विक्टोरिया ने। और जहां पर जगह जगह बोर्ड लगे होते थे कि ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, उस जमाने में वो आदमी खुद महारानी के साथ, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस करने का सपना देखते थे। तो छोटे मोटे सपने, छोटे मोटे बिजनेस नहीं था। उन्हें नहीं पसंद आया होगा कि जो बेटे ने हिंदू कॉलेज या उसके बाद पोते ने, नहीं, वो सब कुछ कर रहे थे, हाँ, पैसा भी दे रहे थे, उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं को दान भी दिया द्वारकानाथ टैगोर ने, बट बिजनेस में कोई, मतलब धंधे पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। और ये लोग ज्यादा फिलॉसफी और आर्ट और लिटरेचर में इनके पिताजी ही आ गए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर ही आ गए थे, उससे उनको दिक्कत थी। बिजनेस पहले है, फिलॉसफी बाद में। वो दिल्ली का कल्चर है ना, बिजनेस फर्स्ट, बिजनेस होता है, बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस। तो वापस एक बार मैं इनके परिवार की महिलाओं की तरफ आता हूँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है यहाँ पर, जिनके बारे में आपने ये लिखा है कि अगर कादम्बरी देवी ना होती तो टैगोर ना होते। कादम्बरी देवी, मैं आप जो देख रहे हैं उनको बता दूं कि इनके भाई ज्योतिन्द्र नाथ की पत्नी थी, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं दोनों चीज़ों को उस पूरे एपिसोड को समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने, ऐसा मुझे लगा कि कहीं कुछ तो राज ही रहा है, सच क्या है। लेकिन कादम्बरी देवी की जब हम जिंदगी को देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कष्ट भी नज़र आते हैं, और ऐसा लगता है कि वो एक साथी खोज रही थी रविन्द्रनाथ टैगोर में। कुछ लोगों ने उसको प्रेम का भी नाम दिया। अब आप, मुझे नहीं पता, आप जनरली इससे आपने बचने की कोशिश की है या मैंने सच में बचने की कोशिश नहीं की है। तो मैं थोड़ा सा इन दोनों के संबंध के बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि कादम्बरी देवी ने आत्महत्या तब की जब इनकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। कादम्बरी देवी के लिए मैंने इसी किताब में एक लाइन लिखी है, मैं वही दोहराऊंगा। कादम्बरी देवी भारतीय पॉप कल्चर की लेडी डायना है। बड़े परिवार में शादी, बेबाक जिंदगी, असमय मौत और अफेयर की अफवाह, अगर ये चार चीजें आप जोड़ लें तो बिल्कुल लेडी डायना और कादम्बरी देवी का पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। आपकी एक सीरीज इनके ऊपर भी बन सकती है। जी। तो कादम्बरी को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसीलिए रहा है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर और इनके बीच में क्या था बहुत क्लियर नहीं है। और जब आप देखेंगे कि बहुत सारी किताबें जो हैं वो नॉवेल या सेमी फिक्शन इस तरह से कह के लिखी जाती हैं, क्योंकि जहां पर चीजें क्लियर नहीं है वहां पर आपको लिबर्टी मिल जाती है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो जो लोग टैगोर को बहुत ऊंचे स्तर पर रखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को पूछते हैं एक तरीके से, वो कहते हैं ये बहुत पूरी तरह से एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप था। और जो लोग मसाला ढूंढना चाहते हैं या अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को किसी बड़े आदमी की ये भी ऐसा करते जस्टिफाई करना चाहते हैं, वो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात देते हैं। अगर आप कादम्बरी देवी को देखें, पूरी लाइफ उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ टैगोर बनाने की जो नींव है वो उन्होंने रखी
कि तुमको छोटे मोटे कवि के तौर पे नहीं स्थापित होना है, तुमको और कविता में सुधार करना, आलोचक, बहुत निर्मम आलोचना की शुरुआत में, एडिटर का काम किया, वो सब कुछ किया। और उसके बाद रविन्द्रनाथ ने शुरुआती किताबें उनको समर्पित की। अब अगर आप अफेयर वाले एंगल से देखें तो आपको लगेगा कि इन्होंने किताब तो इसलिए समर्पित की क्योंकि इनका कुछ था। अगर आप दूसरे नजरिए से देखें, भाई उसने इतना सुधार किया, इतना एडिट किया, इतना, तो किताब समर्पित करना बनता है। तो दोनों चीजें हैं। और उनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं थी। पति के कई सारे अफेयर थे, कादम्बरी देवी के अपने पति के, और पति से उपेक्षा थी। दूसरी तरफ ज्ञानदानंदिनी से कंपैरिजन लगातार होता था। वो बहुत ही गरीब परिवार से, घर के नौकर की बेटी थी कादम्बरी देवी। हाँ जी। तो जब लोगों को कुछ नहीं मिलता था कादम्बरी को परेशान करने के लिए, वो उनके पिता को परेशान करते थे। तो नौकर ही तब भी, बाद में उनको किसी दूसरे परिवार में भेजा गया क्योंकि ये चीज़ बात बढ़ती रही। गोरी नहीं थी, ये उनकी सास का दुख था, रविन्द्रनाथ टैगोर की माँ का, कि उनकी बहू गोरी नहीं है, सुंदर है लेकिन गोरी नहीं है। तो उसको सुंदर बनाने के लिए ओबटन और वो सब कुछ चलता रहता था। तो बहुत सारे दुख थे। और इसमें कोई डाउट नहीं कि रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके जब अफेयर की अफवाह उसी समय पर उड़ने लगी थी जब दोनों हम उम्र थे। पति 10 साल बड़े थे, पति से बुरी तरह अपेक्षा मिल रही, तो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा समय बिताते। तो ये अफवाहें जब उड़ने लगी तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने आप को उनसे दूर कर लिया, अलग घर में जाके रहने लगे। उनके बहुत सारा कम्युनिकेशन आपस का पत्रों में होता था, वो वापस कर दिया। नई कविताएं लिखी, उनको नहीं सुनाई। और कादम्बरी देवी को देख के या उनके पूरे जीवन को पढ़ के कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूछा डिप्रेशन या किसी और मानसिक बीमारी का हो सकती है जो उस समय पर डायग्नोज नहीं हुई। अब उन्होंने इन वजहों से आत्महत्या की कि उनका जो इकलौता साथी था, जो उस पूरे भव्य परिवार में एकमात्र सहारा था, वो भी उनसे दूर हो गया, या फिर कुछ और था। मतलब कहा नहीं जा सकता, मतलब मेरा वही है कि कह नहीं सकते। पर एक चीज समझ नहीं आई कि इस पूरे परिवार में जब एक प्रतिष्ठा और एक तरह के कुलीन तरह परिवारों में विवाह हो रहा था, वहां पर कादम्बरी देवी एक नौकर की बेटी क्यों आई? वही कि शादियां नहीं हो रही थी। अच्छा, शादियां नहीं हो रही थी। क्योंकि शादी ब्राह्मण नहीं करते थे। 1-2 शादियां हुई, उसमें तो काफी विवाद हुआ। किस परिवार से आती है फिर? ज्ञानदानंदिनी ये सारा जसोर जो उधर है, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में, वहां से लिया गया। अलग अलग लोगों की अलग, जैसे ज्ञानदानंदिनी के सत्येंद्रनाथ पहले आईसीएस थे, तो उनकी शादी होने में उतनी समस्या नहीं थी। ज्योतिन्द्रनाथ कमाने से ज्यादा थिएटर और इन सब में इंटरेस्टेड रहते थे। उनका अपना अलग तरह का एक होता है ना कि पैसा कमाने की कोई समस्या तो है नहीं। तो पर्सन टू पर्सन है कि किसी की शादी बहुत आसानी से हो गई, किसी की शादी बहुत मुश्किल से हुई। जैसे इनके बड़े भाई थे हेमेंद्रनाथ, उनकी शादी में क्या कहते हैं बहुत सारा विवाद कर दिया, क्योंकि एक ब्राह्मण और पिराली ब्राह्मण की शादी कैसे हो सकती है, इसको लेके बड़ा बवाल हुआ। तो सबकी शादियां अलग अलग तरीके से। तो कादम्बरी की शादी जो थी, वो लड़की उनको अच्छी लगी देवेंद्रनाथ को, तो उन्होंने नौकर की बेटी है तो क्या हुआ, करवा दी शादी। अच्छा, ये जो है ये बस चांस की बात है कि सब नाथ हैं, देवेंद्रनाथ, द्वारकानाथ, उपेंद्रनाथ, हेमेंद्रनाथ, रविन्द्रनाथ, अवनींद्रनाथ, सब नाथ कुमार लगाते थे, हर फिल्म का हीरो कुमार होता था। तो ये अच्छा, ये उस तरीके से ये उस समय का है। हाँ, क्योंकि मुझे कई बार नामों को इसकी वजह से वो हुआ कि बहुत नामों को याद रखना, मतलब मुझे खुद बहुत समस्या याद करते करते, शायद अब भी गलत हो जाते हो। ये मैं वही समझना चाह रहा था कि जब मैं पढ़ते हुए मैं इतनी बार, अच्छा मेरे पास ऑप्शन है कि पीछे जाके देख लूं, तो ये कितना मुश्किल था ये सारे नामों को याद रखना, किसका रिश्ता किससे है। वो काफी समय लगा, उसको काफी समय लगा। थैंक्स की मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आता है लैपटॉप पे, तो सॉर्ट करना आसान रहा। और ये पाठकों को कष्ट ना हो, इसके लिए इन्होंने बाद में इस पेज के अंत में वंशावली भी दे दी है। हाँ। तो ये वंशावली आपको समझने में काफी हेल्प करेगी। आखिरी सवाल की तरफ आ रहा हूँ। गुरुदेव के बारे में जब ये पूरी किताब पढ़ते हैं, पुरुषों का सबका जिक्र आता है, लेकिन जो एक चीज़ हमारी बातचीत में निकल के आई कि इस परिवार की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। टैगोर परिवार की प्रसिद्ध महिलाएं 2-3 की हमने चर्चा कर ली, जो शायद प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन प्रसिद्ध महिलाएं कौन कौन सी रही हैं? प्रसिद्ध से ज़्यादा मतलब मुझे लगता है प्रसिद्ध तो रविन्द्रनाथ टैगोर के होने से एक सबसे बड़ा जो असर पड़ा ये कि बाकी सब लोग सेकेंडरी हो गए। लेकिन अगर प्रसिद्ध की बात करें तो मतलब काम के हिसाब से अगर डिफाइन किया जाए तो आप सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में था रामप्रिया का। 1770-80 की बात है। प्रॉपर्टी में हिस्सा अभी 10-12 साल पहले महिलाओं का हुआ है कि आप दावा कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, उसको अभी भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 1770-80 में जब उनके पति की डेथ हो गई और उन पति का जो हिस्सा था वो बाकी 2 भाइयों ने बांट लिया, तो वहाँ
पर उन्होंने जाके कोर्ट में मुकदमा कर दिया। भारतीय कोर्ट में पहला मुकदमा था जो जब कोई महिला संपत्ति के दावे को लेकर, और अंग्रेजों की अदालत थी उस समय, जाके कोर्ट में पहुंची थी और बाद में उन्हें पैसा मिला। तो वहां से अगर शुरू करें, उसके बाद ज्ञानदानंदिनी का नाम हमने लिया, कादम्बरी का नाम लिया, बहुत सारे कारणों से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अलावा सरला देवी जिन्होंने खादी को लोकप्रिय बनाया, और स्वर्ण कुमारी। तो अब मतलब मुझे लगता है, मैं ये कई बार बोल चुका हूं कि जहां पर सिमोन का काम शुरू होता है, सिमोन की लाइफ शुरू होती है, तब तक इनमें से ज्यादातर महिलाएं अपना पूरा जीवन जी चुकी थी। तो अगर आप फेमिनिज्म को डिफाइन करने की बात करें, वो सारी चीजें कपड़ों से लेके शर्मिला टैगोर तक को आप ले लें, देविका रानी को ले लें, तो बहुत मतलब इस पे पूरी एक अलग किताब बन सकती है फेमिनिज्म और इंडियन हिस्ट्री को लेकर कि किस तरह से चीजें बदली। अब यहाँ आए बहुत अच्छा लगा, और ये किताब मैंने पढ़ी है। जिन लोगों ने अन्वेष को पहले भी पढ़ा है, फिर मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि अन्वेष किस भाषा में, किस तरह की भाषा में लिखते हैं, और एक फ्लो कितना सुंदर होता है। किताब का फ्लो बहुत ही सुंदर है। सामान्य तौर पर मैं लगातार पढ़ता हूँ, लेकिन इस किताब में मुझे रुक रुक के पढ़ना पड़ा, क्योंकि इस परिवार के बारे में जानने के लिए, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उतारने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक छवि हमारे सामने बनी हुई है। तो मैं रुक रुक के एक चैप्टर के बाद में ब्रेक लेता था अन्वेष को पढ़ते हुए, और फिर मैं उसको नेक्स्ट चैप्टर पर जाता था, क्योंकि उसको उतारना होता था। तो ये बहुत ही शानदार किताब है। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। अन्वेष आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले क्या कोई हिस्सा है इसका जो आप पढ़ के सुनाना चाहेंगे? चाय को लेकर जो जैसे हम लोग बात करते हैं, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो टैगोर परिवार ने दी जी। इनमें से एक चाय भी है। हिंदुस्तान में लोग ये कहते हैं चाय अंग्रेजों ने हमको आदत लगा दी, लेकिन ये आदत लगी कैसे, उसमें टैगोर परिवार इंपॉर्टेंट होता है। वैसे इतिहास, भोजन और व्यापार की बात चल रही है, तो थोड़ा सा विषयांतर करके अफीम और चाय का संबंध बता देते हैं। अंग्रेजों के यहाँ चाय की भरपूर मांग थी और ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय खरीद कर यूरोप में बेचती थी। चाय की खेती का रहस्य सिर्फ चीन के पास था और वे इस रहस्य को चीन से बाहर नहीं आने देना चाहते थे। चाय सिर्फ चीन में उगती थी और इस चाय को खरीदने का भुगतान चांदी में किया जाता था। अंग्रेजों को इस चांदी का कोई सस्ता विकल्प चाहिए था, तो चीनियों को अफीम की लत लगाई गई और चाय के बदले अफीम का कारोबार शुरू हुआ। हालांकि बाद में असम में उगने वाली चाय की एक और प्रजाति खोज ली गई जो दूध के साथ बेहतर स्वाद देती थी। साथ ही चीन की चाय का जादुई साम्राज्य फीका पड़ने लगा। यदि आपको लगा हो कि चाय की कहानी हमने द्वारकानाथ टैगोर की कहानी में यूं ही डाल दी है, तो ऐसा नहीं है। भारत में भारतीय चाय का पहला व्यावसायिक उत्पादन बंगाल टी एसोसिएशन ने किया, जिसके मुखिया द्वारकानाथ टैगोर थे। यहाँ तक भारत से इंग्लैंड चाय लेकर जाने वाला पहला जहाज भी द्वारकानाथ टैगोर का ही था। चीन की चाय को दुनिया भर में चुनौती देने वाली आसाम की चाय को 1839 में आसाम कंपनी के नाम से एक ब्रांड बनाकर पेश किया गया, जिसके फाउंडर द्वारकानाथ टैगोर थे। जिस भारतीय चाय की आज दुनिया दीवानी है, उसकी नींव में टैगोर परिवार मौजूद है। इसलिए अगली बार जब कोई चाय पर कविता या किस्सा सुनाए, तो इस जानकारी को लोगों के साथ साझा करें कि भारत के नोबेल प्राप्त कवि के परिवार का चाय से पुराना रिश्ता है। लोग आपके कायल हो जाएंगे और आप हमारे। हाँ, चाय आसाम कंपनी आज भी चाय का उत्पादन कर रही है। वाह। तो ये थे हमारे साथ अन्वेष मुखर्जी। बड़ी शानदार बातचीत रही, धन्यवाद। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आती है तो कंजूसी नहीं करना है, इसको शेयर करना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। दैनिक जागरण हिंदी हैं हम।